हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड के बाद अब मैं 12th के लिए हिंदी ग्रामर भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जिस तरह से अंग्रेजी को काफ़ी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की थी, मैं प्रयास करूँगा कि उसी आसान भाषा में आपको हिंदी व्याकरण भी समझाऊँ। ठीक है, तो बाकी आप अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए कि कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 12th के लिए फ्री में सारे सिलेबस अवेलेबल होंगे। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए जल्दी से, और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो ऑफलाइन टीचर्स हैं लगातार इतने लंबे लंबे बैच लेने के बाद भी क्लासरूम का कंटेंट निकाल के आप लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप फ्री में घर बैठे आसानी से पढ़ सके। तो ज़रूर लाइक कीजिए बच्चा, और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। और यदि बात किया जाए इस टॉपिक की उपयोगिता की, तो ये जो टॉपिक है वो आपके 12th क्लास में लगभग 2 से लेकर 4 नंबर या कभी कभी इससे अधिक अंक के भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उपसर्ग और प्रत्यय से। आसान टॉपिक है, बड़े आसानी से हम इसको समझ भी सकते हैं। उपसर्ग को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्रेफिक्स, है ना, और प्रत्यय को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स। ये भी थोड़ा सा जान लेंगे कि ये कुछ नया नहीं है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो कुछ नया नहीं है, वही चीज़ पढ़ना है जो चीज़ हम लोगों ने अपना इंग्लिश में पढ़ा है ना, प्रेफिक्स और सफिक्स, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उपसर्ग को कहते हैं प्रेफिक्स और प्रत्यय को कहते हैं सफिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले एक दो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या समझाने वाला हूँ? सबसे पहले तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि शब्द क्या होता है ना, और इसके साथ साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि शब्दांश क्या होता है ना। दो चीज़ अपन समझेंगे, एक तो समझेंगे कि शब्द क्या होता है, दूसरा समझेंगे कि शब्दांश क्या होता है। ठीक है, ये दोनों समझेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी होगा इसको समझने में। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, आलोचना। आलोचना, मैंने आपको एक यहाँ पे वर्ड लिखा आलोचना। तो ये आलोचना जो है ना, ये अपना एक क्या है, पूरा का पूरा एक शब्द है, एक वर्ड है। लेकिन आप देखेंगे कि इस आलोचना शब्द को बनाने में इसमें एक लगा है आ, क्योंकि यदि इसमें से आ को हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? लोचना बचेगा ना। तो इसमें क्या लगा है? आ लगा है। तो देखिए आलोचना शब्द हो गया, और आ जो हो गया ना, ये क्या हो गया? शब्दांश हो गया। तो शब्द और शब्दांश में ही अंतर है, क्योंकि कोई शब्दांश किसी शब्द में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को समझने से पहले जरा इसको देखिए कि देखिए शब्द का एक अपना अर्थ होता है, एक अपना मीनिंग होता है, लेकिन जो शब्दांश होता है वो किसी शब्द में लगता है और उस शब्द में लगकर एक नए शब्द का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स यदि दिखाने की कोशिश करूं, मैं आपको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे देखो जरा, मैंने लिखा कि प्रहार। तब यहाँ पे प्रहार जो हो गया ना, ये क्या हो गया आपका? प्रहार जो हो गया ये आपका हो गया शब्द, है ना। और इस प्रहार शब्द को बनाने में यहाँ पर एक शब्दांश लगा है, और वो क्या है? प्र। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप उपकार, तो उपकार जो है वो शब्द हो गया, लेकिन उपकार को बनाने में उप जो है वो लगा है, एक शब्दांश है। उसी तरह आहार, तो आहार जो है, देखिए यहाँ पे पहले एक शब्द था हार, हार शब्द में आ शब्दांश जोड़ा गया तो एक नया शब्द बन गया, क्या? आहार। तो ये शब्द और शब्दांश के बीच का ये अंतर है ना। तो शब्द क्या होता है, शब्दांश क्या होता है, ये दो चीज हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शब्द और शब्दांश, क्योंकि इसी दो चीज पे बेटा, इसी दो चीज पे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने यहां पर क्या लिखा? हार।
तो सर हार क्या है, शब्द है या शब्दांश है? सर एक शब्द है, लेकिन हार शब्द में यदि मैं आ जोड़ रहा हूं तो ये आ क्या हो गया सर? तो आ अपना हो गया शब्दांश, ठीक है। तो अब आ जोड़ते ही फिर यहां पर एक नया बन गया शब्द जिसको हमने कहा आहार। लेकिन आहार शब्द को बनाने में इस शब्द के पहले आ जोड़ा गया है, और चूंकि इसको इस शब्द के पहले जोड़ा गया है इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग। नहीं समझ में आया? इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रेफिक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग, प्रेफिक्स। उपसर्ग की यदि हम लोग व्याख्या करें तो उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर्ग जो शब्द है बेटा, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, मतलब अर्थ बताना, व्याख्या करना। मतलब कह रहा है कि जब कोई शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के समीप आकर उसकी सृष्टि करता है, उसकी व्याख्या करता है या एक नए शब्द का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में उपसर्ग को हम लोग कहते हैं क्या? प्रेफिक्स, है ना। तो प्री का मतलब तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है? पहले। और फिक्स देखो, फिक्स का मतलब हम लोग क्या बोलते कि देखो भाई ये चीज़ यहाँ से टूटा है, इसे फिक्स कर दो। फिक्स करने मतलब जोड़ दो, स्थिर कर दो, अस्थाई कर दो। मतलब जब कोई शब्दांश, जब कोई पार्ट ऑफ वर्ड किसी वर्ड के पहले आकर उसको फिक्स करता है, एक नया वर्ड बनाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे प्रेफिक्स, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो आशा करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार में यदि मैं फिर से बोलूं उपसर्ग के बारे में या प्रेफिक्स के बारे में, तो मैं क्या कहूँगा कि कोई शब्द या कोई शब्दांश, है ना, मतलब ध्यान समझिए, कोई शब्दांश या कोई उसको अव्यय भी कह सकते हैं, कोई पार्ट ऑफ वर्ड जब किसी शब्द के आगे जुड़कर, जब किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया है? उसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रेफिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा और नई बातों पे जानते हैं। देखिए, अब हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग की यदि संख्या की बात की जाए तो हिंदी में उपसर्ग की 4 प्रकार होते हैं, जिससे कहा गया संस्कृत के उपसर्ग, इसको हम लोग कहते हैं तत्सम। हिंदी के उपसर्ग, इसको हम लोग कहेंगे तद्भव। और एक हो गया उर्दू के उपसर्ग, और एक हो गया अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसको हम लोग कहेंगे विदेशी। जैसे देखो, तो तत्सम तो संस्कृत से आ गए, तद्भव तो हिंदी के उपसर्ग खुद के हैं, बाकी उर्दू में जो उपसर्ग है वो भी हिंदी में लिए जाते हैं, और अंग्रेजी के जो उपसर्ग है वो भी हिंदी में लिए जाते हैं। जैसे देखो, आप सिंगुलर प्लूरल में चलो, जब आप बॉय का प्लूरल बना रहे थे तो इसमें आपने क्या कहा था? इसको बॉयज कहा था, एस लगा रहे थे। जब आप लीफ का प्लूरल बना रहे थे तो आपने बोला कि सर एफ हटा देते हैं, VES जोड़ देते हैं, तो लीव्स बन गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैन का प्लूरल बनाते हुए काम नहीं किया, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या था? मेन। वुमन का क्या था? वुमेन। टूथ का क्या था? टीथ। चाइल्ड का क्या था? चिल्ड्रेन। सर ये जितने भी प्लूरल हैं ना वो अलग पैटर्न से बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो शब्द थे, मैन का मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, टूथ का टीथ, ये सारे विदेशी शब्द थे जो अंग्रेजी में आए थे। उसी तरह इस बार हिंदी में अंग्रेजी के उपसर्ग का हम लोग प्रयोग देखेंगे, हिंदी में उर्दू के उपसर्ग का देखेंगे। चूँकि संस्कृत ही हिंदी की जननी है, तो यहाँ पे संस्कृत का उपसर्ग तो हिंदी में रहेगा ही, लेकिन हिंदी का उपसर्ग देखेंगे। ये दोनों चीज़ को देखना नई बात नहीं है, तत्सम तद्भव देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग को भी देखेंगे। आइए एक एक पे चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि जो संस्कृत के उपसर्ग है, जिसका नाम हम लोग तत्सम रख रहे हैं, वो 22 मूल उपसर्ग हैं संस्कृत के। तो संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको खूब सुंदर सा बना दिया है आपके लिए टेबल, और इससे अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। उपसर्ग है, बीच में उसका अर्थ दिया गया है और कुछ यहाँ पर शब्द बनाए गए। जैसे अति उपसर्ग
तो अति का अर्थ होता है अधिक, और इससे कुछ आप शब्द देख लीजिए, जैसे अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत और अत्याचार। उसी तरह से अधि शब्द है, अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ। तो अधि का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अधिकरण, अध्यक्ष और अध्ययन। उसी तरह देखिए अनु है, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। तो अनु का क्या बन गया, देखिए अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद और अनुभव, ये सब आपके क्या है, उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए अब अनुचर आपका क्या हो गया सर, अनुचर शब्द हो गया, ठीक है। और इस अनुचर शब्द में अनु शब्दांश को जोड़ दिया गया तो एक नया शब्द बनकर तैयार हो गया, क्या, अनुचर। ऐसे ही तब आपको दे देगा, बोलेगा अनुचर में दिए गए शब्द, अनुचर का उपसर्ग बताइए, तो आपको बता देना है कि अनु शब्द से बना है। उसी तरह से अप का मतलब होता है बुरा। अब इससे देखिए क्या बना, अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकृति, अपव्यय, अपशगुन, ये सारे बन गए किस चीज से भाई, तो अप से बन गए, ठीक है। अभी से क्या बना, अभी का हिंदी पहले क्या होता है, पास। तो इसका क्या बना, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग, ये सब बन गया अभि उपसर्ग से। अव का मतलब होता है हीनता। तो जैसे देखिए अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, ये सारे अव उपसर्ग से बने हैं। आ उपसर्ग को देखिए, आ का हिंदी होता है तक या से, जैसे आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन या आजन्म। उत का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। उत का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। तो उत से कुछ उपसर्ग बन गए, जैसे उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत और उल्लेख, ठीक है। उसी तरह से उप का अर्थ होता है सहायक, और इसका हिंदी हो गया उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम और उपहार, ये सारे आप देख सकते हैं उपसर्ग से बने। उसी तरह से देखिए दूर का मतलब होता है कठिन या गलत, दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुरावस्था या दुरुपयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्कृत के 22 उपसर्ग में से कुछ उपसर्गों को मैंने यहाँ पर रखा है, और कुछ उपसर्ग को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दुष् का मतलब होता है बुरा या कठिन, इसका मतलब दुश्चिंत, दुस्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। नी भी एक उपसर्ग है, नी का मतलब होता है बिना, निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंधन, निषिद्ध, ये सारे आपके नी उपसर्ग से बन गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। एक निस उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, परा है, परी है, प्रति है, वी है, सु है, सम है, अन है, ये इतने सारे उपसर्ग है। आप बहुत शानदार काम कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे उपसर्ग हो गए। इन सारे उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, और इस उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं, और भी है क्या कुछ। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे हिंदी के उपसर्ग को, जिसे हम लोग तद्भव कहेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे 2 बात सीखे। पहला बात क्या सीखे कि किसी शब्द में जब कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो उससे एक नया शब्द बनता है, ठीक है। और ये जो नया शब्द बनेगा, ये नया शब्द में जो शब्दांश जुड़ा रहेगा, इसी शब्दांश को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। लेकिन आपने क्या देखा कि इस उपसर्ग का भी अपना अर्थ होता है। जैसे देखिए अन एक उपसर्ग है, यहाँ पर ये हिंदी का उपसर्ग है। तो अन जो हिंदी का उपसर्ग है, तद्भव है, इसका भी अपना अर्थ है। अन का मतलब नहीं। अब अन उपसर्ग जिस भी शब्द में लगेगा, मतलब ये शब्दांश जिस भी शब्द में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करेगा, उस शब्द का अर्थ में कहीं ना कहीं क्या आएगा, नहीं आएगा। जैसे देखो अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा, हर किसी के अर्थ में नहीं आएगा। मतलब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं, इनका भी अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, इनका भी अपना स्वतंत्र मीनिंग होता है। ये बात समझिए आप लोग। जो प्रेफिक्स होते हैं, इनका अपना स्वतंत्र मीनिंग, स्वतंत्र अर्थ होता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर
हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग आपको दिए गए हैं, जैसे अध, अध का मतलब आधा, अधपक्का, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधनंगा, अधगला, ये सारे हो गए। ऊन, ऊन का मतलब या एक कम है ना, 39। ऊन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में से एक वो कम रहेगा उसको हम लोग ऊन कहेंगे। जैसे 39, 40 में एक कम, 19, 20 में एक कम, 29 है ना, 30 में एक कम, 59, 79 इत्यादि। उसी तरह से देखिए औ एक उपसर्ग है। औ का मतलब होता है अब, जैसे अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट, अवतार। कु, कु उपसर्ग है। कु का मतलब होता है बुरा, जैसे कुपुत्र, क्रूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। चौ, चौ का मतलब होता है चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, पूरा आप एकदम उपसर्ग देख सकते हैं। और हिंदी का उपसर्ग है पच है, पर है, बीन है, भर है। पच का मतलब 5 होता है, पर का मतलब दूसरा होता है, बीन का मतलब बिना होता है, भर का मतलब पूरा होता है। तो जैसे 5 से पचरंगा, पचमेल, पचकूटा बन गया। पर का मतलब दूसरा, परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार बन गया ये। बीन का बना बिना, बिना का बीन, खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, सब बन गया। भर, भर का मतलब पूरा, भरपेटा है नहीं, जब भरपूर, भरकम, भरसक, ये सारे शब्द हो गए। क्लियर है? तो ये था अपना उपसर्ग। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग भी देख लेते हैं। उर्दू भाषा के निम्न उपसर्ग का प्रयोग कभी कभी किया जाता है, जैसे ला, ला, ला उपसर्ग है, इसका अर्थ है बिना। ला का मतलब होता है बिना। जैसे उससे कुछ बने शब्द लवारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापाता। बद, बद का मतलब होता है बुरा, बद उर्दू उपसर्ग है। बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदबू, बदकिस्मत। ये जो बदकिस्मत, बदबू बोल रहे हैं ना, तो आप समझिए कि इसमें उर्दू लहजा है। बे उपसर्ग, बे का मतलब होता है बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम। कम, कम का मतलब थोड़ा, कम बखत, कमजोर, कम दिमाग, कम अकल, कम उम्र। उसी तरह से उपसर्ग और देख लीजिए, गैर, गैर उपसर्ग है। गैर का मतलब होता है के बिना, मतलब गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी। ना, ना का मतलब होता है अभाव, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद। खुश, खुश का मतलब होता है श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल। ये आप यहाँ पे देखिए, चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे आपके उर्दू के उपसर्ग है। इन उर्दू के उपसर्ग का ये अर्थ है, और इन उर्दू के उपसर्ग से बने हुए यहाँ पर कुछ नए शब्द का एग्जाम्पल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी हिंदी में यूज होते हैं सारे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग देख लेते हैं। कुछ और भी है, उर्दू के उपसर्ग तो कुछ और है, जैसे हम का मतलब बराबर, हम उम्र, हमदर्दी, हमराज, हम पेशा। एन, एन का मतलब ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौके। सर का मतलब मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। अब सरकार, कार शब्द में सर को जोड़ दिया गया तो बन गया क्या, सरकार। और सर जो शब्द है वो उर्दू का उपसर्ग है, सरकार, बार बार हम बोलते हैं। बेस, बेस का मतलब होता है अत्यधिक, बेशकीमती, बेशुमार, बेशकल, बेसहूर, ये हो जाएगा। बा, बा का मतलब सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बादब, बामौका। अल, अल का मतलब निश्चित, अलबत्ता, अलविदा, अलसुबह, अलगरज। ये आप देखिए उर्दू के कुछ और उपसर्ग है यहाँ पर, इनसे कुछ उपसर्ग के अर्थ है और उन उपसर्ग की सहायता से बने यहाँ पर शब्द हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी देख लेते हैं, जैसे सब, ठीक है। तो सब का मतलब होता है अधीन, जैसे सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमिटी, सब इंस्पेक्टर, सब से बना है, सब अंग्रेजी उपसर्ग है। उसी तरह हाफ,
हाफ का मतलब आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, ये सब हाफ उपसर्ग से बना शब्द है। को का मतलब होता है सहित, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, ये हो गया। हैंड का मतलब होता है क्या, मुख्य, जैसे हेडमास्टर, हैंड ऑफिसर, हैंड क्लर्क और हैंड बॉय। वाइस का मतलब सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे उपसर्ग जो है वो अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो आप यहाँ पे देखें कि उपसर्ग जो है वो क्या करता है, तो किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है और किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो जो नया शब्द बनता है उसका भी अर्थ होता है और उसमें जो उपसर्ग जुड़ता है उसका भी अर्थ होता है। आ रहा है समझ में ना? तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जो भी उपसर्ग किसी शब्द में जुड़ते हैं उस उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप इस तरह से देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमने उपसर्ग का परिभाषा भी लिख दिया है, यदि आपको देखना होगा तो। शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा चीज़ है उसको हम लोग को समझना है, जिसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि शब्दांश, अब सारे लोगों को मैं समझा चुका हूं कि शब्दांश क्या है। तो कह रहा है कि शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ मतलब लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब इस बार क्या कह रहा है कि शब्द के अंत में जोड़ना है। जैसे देखो यहां पे मैंने लिखा चार, ठीक है, तो चार में मैंने प्र जोड़ दिया तो बन गया प्रचार। तो चार शब्द में प्र शब्दांश जुड़ा है ना जी, तो ये कहाँ जुड़ा है, आगे जुड़ा है, तो ये तो उपसर्ग हो गया। लेकिन यदि यही हमें प्रत्यय की बात करना है, जरा ध्यान से देखना, प्रत्यय का हमें बात करना है तो थोड़ा उसको हम लोग समझेंगे। प्रत्यय को कह रहा है कि प्रत्यय का मतलब प्रति, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना प्रति। प्रति का मतलब होता है कि साथ में पर बाद में। प्रति का मतलब क्या हो बेटा, साथ में पर बाद में। प्रत्यय को एक शब्द में आराम से समझिए, एक लाइन में समझिए। प्रत्यय दो शब्दों से मिला प्रति, प्रति का अर्थ क्या हुआ कि साथ में लेकिन बाद में। अय का मतलब चलने वाला, मन बोला कि वह जो साथ में रहे लेकिन बाद में रहे और चलता रहे, प्रत्यय कहलाएगा। जैसे क्या बोला भाई, देखो आलू, आलू नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया शब्द आलू। अब इस आलू में मैंने जोड़ दिया दया, तो क्या बन गया भाई, दयालु। लेकिन यहाँ पर हम लोग दया जोड़े हैं, लेकिन इसी को ऐसे देखो, ऐसे देखो, दया शब्द में यदि आलू जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जी, दयालु। तो यहाँ पर आलू जो है ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है क्योंकि ये कहाँ पे आया है, बाद में आया है। ठीक है, अब आप सीधा सीधा प्रत्यय को समझो, आप एक छोटा सा लॉजिक से प्रत्यय को समझो। ये देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, मैं इस कैप को निकाल देता हूँ। आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि मार्कर बनता होगा तो वो कैप के साथ बनता होगा या कैप के बिना। तो आप बोलेंगे सर कैप के बिना, मतलब मार्कर की मूल संरचना यही है, तो समझ लो कि ये मार्कर की मूल संरचना है। उसी तरह ये जो बेटा हो गया अपना हो गया शब्द, ठीक है, ये हो गया शब्द। अब देखो जरा, यदि इस मार्कर में कुछ आगे लगा दे रहे हैं तो उपसर्ग, और ये निकाल के और इसको पीछे लगा दे रहे हैं तो क्या हो गया, प्रत्यय। तो ये मार्कर क्या हो गया, आपका शब्द, और ये जो है ना, ये क्या है, ये जो बेटा आपका हो गया वो क्या हो गया, शब्दांश। ये शब्दांश मतलब किसी शब्द में आगे शब्दांश जोड़ देंगे तो उपसर्ग, और यदि किसी शब्द में पीछे शब्दांश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। काम खत्म। नहीं समझ में आया, हो गया। लेकिन दोनों में एक अंतर है, क्या सर, कि किसी शब्द के आगे यदि शब्दांश जोड़ते हैं तो उस शब्दांश का अपना अर्थ होगा, अर्थात उपसर्ग का अपना अर्थ होगा। लेकिन किसी शब्दांश के पीछे आप जोड़ते हैं, किसी शब्दांश के आप पीछे जोड़ते हैं, मतलब किसी शब्द के पीछे आप शब्दांश जोड़ते हैं
तो उसे हम प्रत्यय कहेंगे, लेकिन प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। दो चीज़ समझिएगा, उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब उपसर्ग में मतलब जब किसी शब्द में कोई शब्दांश जोड़कर उपसर्ग की सहायता से नया शब्द बनाया जाता है, तो जो नया शब्द निकलता है उसका अर्थ उस उपसर्ग के आसपास होता है, लेकिन प्रत्यय में ऐसा नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। अब जरा कह रहा है कि जो भी प्रत्यय है उसका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है और ना ही इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो वर्ब होते हैं, दो भेद होते हैं। एक का नाम है कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है, तो कह रहा है कि वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। अब धातु का मतलब समझिए कि क्रिया, समझ गए, क्रिया, तो मतलब जो क्रिया जैसे शब्दों से बनेंगे तो धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्रीदंत कहते हैं। जैसे देखो लेख, लेख में अक जोड़ दिए तो क्या बन गया, लेखक, लेखक। तो यहाँ पे ना ही अक का अपना कुछ अर्थ है और ना ही अक को आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेख में अक जोड़ दिए तो बन गया लेखक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं, चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। एक एक बात को रखा गया है। इधर ये प्रत्यय है, उस प्रत्यय का धातु लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना, या मूल शब्द लिखा गया है और फिर उसका उदाहरण लिखा गया। जैसे अक, लेखक, पाठक नहीं हो जाएगा जी, कारक, गायक, ये सब हो जाएगा, इससे बन जाएगा अक से, है ना। तो अन से बनेगा पालन, सहन, है ना, नयन, चरण, ये सब बन जाएगा। तो ये आपका कृत प्रत्यय हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो एक प्रत्यय है जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तो कह रहे हैं कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द, धातु मतलब समझाए क्रिया, तो वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसको तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्रीदांत कहलाते हैं। जैसे सेठ में आनी जोड़ दिए तो बन गया सेठानी। अब यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी जो है तद्धितांत शब्द है, ठीक है। तो ये तद्धित प्रत्यय था, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तद्धित प्रत्यय से बने हुए कुछ आपको शब्द दिखाए गए हैं, जैसे आई, पछताई, जगाई, है ना। आइन से बन गया पंडिताइन, ठकुराइन, ये सारे शब्द आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये था आपका पूरा उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बता दिया। अब उपसर्ग और प्रत्यय जो है इसको आप क्या कर सकते हैं कि बढ़िया से सारे शब्दों को 2-4 बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस शब्द से कौन सा उपसर्ग से कौन सा नया शब्द बन रहा है। और यदि इतने सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको लग रहा है कि कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय के अगले वीडियोज़ में मैं आपको क्या करूंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सारा आपको करवा दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं सर हमको क्या करना है कि कैसे उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन को बनाना है। फिलहाल हमको लगता है कि ये हिंदी व्याकरण का मेरा पहला क्लास था, तो आपको अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा, क्या सुधार करना है, आप ज़रूर कमेंट में नीचे लिख के बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।